नमस्कार दोस्तों, आज हम मेटलर्जी पढ़ने जा रहे हैं। मेटलर्जी ये आपका सभी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। आपका ये किसी भी एग्ज़ाम में जो साइंस सब्जेक्ट है उसके लिए जो स्पेशली जैसे कि अभी लैब असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन का एक जो आया है उसके लिए भी, और जो क्लास 10th है उसमें भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये CGPSC के जो साइंस वाला है मेंस में भी काम आएगा, प्री में भी काम आएगा, और जो टीचर के वैकेंसी वर्ग 2 है उसके लिए भी ये उसमें काम आएगा। ये मेटलर्जी में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बीच बीच में आएंगी उसको मैं बताते जाऊंगी। तो आइए हम पढ़ते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी में इससे पहले मैंने आपको ओर्स और मिनरल्स के बारे में बताया था। तो ओर्स क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है, ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। इसके पहले मैंने वीडियो डाल चुका है। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मेरा पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा आप। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ओर्स, ये ओर्स क्या होता। ओर्स से हम मिनरल्स जो है, मेटल जो है वो प्योर फॉर्म में कैसे प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम अलग अलग स्टेप है। जो ओर्स है वो उसको सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स, उसके बाद हम करते हैं प्योरिफिकेशन करते हैं, है ना। सबसे पहले करते हैं ओर का कंसंट्रेशन, उसके बाद एक्सट्रैक्शन, उसके बाद प्योरिफिकेशन ऑफ ओर्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ये है कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि जो रिएक्टिव मेटल्स है उसको जानना ज़रूरी है। तो जो मीडियम और लेस और मोस्ट रिएक्टिव मेटल, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है उन लोगों के लिए रिडक्शन मेथड यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड यूज़ किया जाता है, और प्योर मेटल हमको मिल जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन किया जाता है। उसके बाद मीडियम रिएक्टिव एजेंट और लेस रिएक्टिव मेटल्स, इसके लिए सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर। सल्फाइड ओर में क्या क्या आता है और कार्बोनेट ओर में क्या क्या आता है, ये आपको पिछले क्लास में मैंने बताया है, आपको पता होगा। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा मैंने बताया था MgCO3 और CaCO3। अगर इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा बोली थी मैं, वो क्या बोलते हैं, बॉक्साइड बन जाएगा। ये भी कार्बोनेट ओर है। सल्फाइड ओर में आयरन पायराइट है, ApS2 है, आयरन पायराइट है, कॉपर पायराइट, इसमें कॉपर मिक्स कर देंगे, कॉपर पायराइट मिल जाएगा। तो इतना, ये बहुत इसी को ही क्वेश्चन में पूछता है कि कार्बोनेट ओर्स में क्या करते हैं, सल्फाइड ओर्स में क्या करते हैं। तो सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग किया जाता है, और कैल्सिनेशन जो है कार्बोनेट, सी याद रखना, सी कार्बोनेट, सी कैल्सिनेशन, और सल्फाइड ओर्स का रोस्टिंग करते हैं। उसके बाद जो मेटल ऑक्साइड हमको मिलता है, ये दोनों प्रोसेस के बाद, इसको मैं और अच्छे से बताऊंगी आपको आगे। ये एक फॉर्मेट है, ये मेटल ऑक्साइड है, उसके बाद रिडक्शन होता है और हमको प्योरिफिकेशन करना पड़ता है। ऐसे ही सेम यही है, सल्फाइड ओर का रस्टिंग करते हैं मेटल। तो मीडियम और लेस रिएक्टिव मेटल्स का, मीडियम और सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, प्लेटिनम, उसके ऊपर में गोल्ड, उसके ऊपर में सिल्वर, कॉपर, लेड, ऐसा बताया था नीचे से। ऊपर से मैंने आपको बताया था पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब मोस्ट रिएक्टिव एजेंट है, मेटल्स हैं। तो ये हो गया आपका एक फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के बाद हम देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, उसके बाद बताया था एक्सट्रैक्शन, उसके बाद प्योरिफिकेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम 3 चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, एक है ग्रेविटी सेपरेशनल मेथड और मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और एक फ्लोटिंग रोटेशन मेथड। इस तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में,
ये है ना। तो यही इसके लिए क्या होना चाहिए, जो ओर्स होता है और ओर्स और जो मेटल है वो दोनों का जो डेंसिटी है, एक का वेट ज़्यादा होना चाहिए, एक का डेंसिटी कम होना चाहिए। जैसे कि इसके लिए मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि जैसे दाल को धोते हैं हम लोग, तो दाल में जो ऊपर में जो लेयर लगा रहता है, अगर मैं उसको मतलब दाल के साथ उसको और बोल दूँ, तो दाल को जब हम लोग धोते हैं बड़ा बनाने के लिए, तो दाल को जब साफ़ करते हैं तो नीचे में क्या बैठते जाता है, दाल, और ऊपर में क्या निकल जाता है, फ्लोटिंग मेथड टाइप का भी हो जाता है। लेकिन मेरा कहने का ये तात्पर्य है यहाँ पे कि जो दोनों की डेंसिटी अलग अलग होनी चाहिए, तभी एक नीचे में तली में आ जाएगा और एक ऊपर में निकल जाएगा। वैसे ही इसमें ये क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में ये यहाँ पे एक लगा हुआ वाटर यहाँ से आता है और यहाँ पे ऐसा ऐसा ये क्या बना है, एक स्लोप बना है। स्लोप के नीचे में यहाँ पे वाटर है। अब यहाँ से हम लोग वाटर भेजते हैं, जैसे यहाँ पे वाटर स्ट्रीम जा रहा है, तो यहाँ साथ में क्या है, जो पार्टिकल्स हैं, जो मिनरल्स के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे हैं। यहाँ पे जो हाई डेंसिटी पार्टिकल है वो ये वाला जो ऐसे ऐसे स्लोप बना है उसका यहाँ पे वो रुक जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज़ है वो पानी में धुल के आगे निकलते जाएगा और यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। यही है ग्रेविटी सेपरेशनल मेथड। आपको समझ आ गया होगा ग्रेविटी सेपरेशनल मेथड किसके लिए यूज़ किया जाता है। ये अधिकतर कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज़ किया जाता है, और इस कार्बोनेट ओर्स हो गया, आयरन हो गया, जिसमें सबसे ज़्यादा हेमेटाइट ओर्स के लिए कंसंट्रेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में ये आपको दिख रहा है ना, ये है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दो ठो ऐसे आटा चक्की में लगा हुआ रहता है ना, वैसी टाइप का इसमें लगा है ना। इस मेथड में क्या होता है, जो होता है वो मैग्नेट और उसमें दोनों में कनेक्शन होने चाहिए। जैसे आयरन लोहा को अगर मैं मैग्नेट में रखूँगी तो उसमें चिपक जाएगा, उसी तरह से इसमें जैसे टीन है, टीन ऑक्साइड के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, दो राउंड राउंड लगा हुआ है, ये क्या करता है, और ऊपर से जो ओर्स है उसको डालते जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ओर्स आते जाता है और यहाँ ये मैग्नेटिक बेल्ट यहाँ पे लगा है। जैसे ही यहाँ पे आता है वो जो ओर है, ओर्स से जो मेटल है वो इसमें चिपकते जाएगा, और इधर क्या है, यहाँ पे कुछ रखा हुआ है ना मैग्नेटिक सब्सटेंस रखने के लिए। तो जब ये इधर से ऐसे आता है तो मैग्नेटिक सब्सटेंस इधर गिरते जाता है, और जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो इधर आते जाता है। आपको समझ आया होगा, ये टू टाइप का बेल्ट लगा है, ये इसमें मैग्नेटिक बेल्ट है, और इधर से क्या आया, ओर्स आया, तो जो मैग्नेटिक में इसमें चिपका वो, और इधर नहीं लगा है मैग्नेट, तो ये क्या हो गया, इधर आने के बाद इधर यहाँ पे गिरने लगा, जो सब्सटेंस है वो इधर गिर गया, और जो इम्प्योरिटीज़ है वो इधर आ गया। ये होता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में आपने कौन सा वो को किया है, टीन ऑक्साइड को। किसको, ये जो टीन ऑक्साइड है, टीन ऑक्साइड को किए हैं, टीन ऑक्साइड को। और ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में हेमेटाइट Fe2O3 हेमेटाइट ऑक्साइड हो गया मतलब, और कार्बोनेट और जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बॉक्साइड हो गया। ये सब किसके लिए करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, और ये हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब हम चलते हैं एक लास्ट, इसके बाद एक है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस।
फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। फ्लोर फ्लोटेशन मेथड में इसमें क्या करते हैं, इसमें ये एक क्या लिए हैं, इसमें वाटर भर दिए हैं, है ना। फ्लोर फ्लोटेशन मेथड में इसमें वाटर भरा हुआ है एक जार में, और ऊपर से क्या है, एयर कंप्रेस करने का एक एयर कंप्रेसर लगा है। नीचे में यहाँ पे ऑयल भी है और वाटर भी है। ऑयल और वाटर अलग अलग है वहाँ पे। अब जैसे ही हम ओर डालते हैं, ओर डालने के बाद क्या होता है, जो जो प्योर चीज़ें हैं वो क्या होगा, किसके साथ मिल जाएगा, ऑयल के साथ। ऑयल के साथ मिल के वो क्या करने लगेगा, ये ऑयल में मिल जाएगा। ऑयल में मिल के वो ऊपर उठने लगता है, जैसे झाग ऊपर में आ जाता है। और यही क्या हो गया, झाग जो है वो कंसंट्रेट कर लिया कि इसको, और उसको, और जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे बैठते जाता है। मतलब तेल के साथ बबल के रूप में ऊपर उठते जाता है और झाग के रूप में इधर निकल जाएगा, मतलब इधर हमको मिल जाएगा, है ना। यही है फ्लोर फ्लोटेशन मेथड। ये हो गया। फ्लोर फ्लोटेशन मेथड किसके लिए करते हैं, फ्लोर फ्लोटेशन मेथड जो है ये हम ये आयरन ओर्स के लिए करते हैं, ठीक है। आयरन ओर्स हो गया, या फिर अधिकतर जो चीज़ें हैं वो इसी के लिए ज़्यादा करते हैं। लेकिन आयरन ओर्स में आपने एक जो सबसे अच्छा है वो किसके लिए करते हैं, सॉरी, सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स क्या क्या है, सल्फाइड ओर्स, सॉरी ना, सल्फाइड ओर्स के लिए ही फ्लोर फ्लोटेशन मेथड या फ्लोर फ्लोटेशन प्रोसेस किया जाता है। आयरन सॉरी सल्फाइड ओर्स के लिए। और आयरन ओर्स के लिए अच्छे से याद रखना, वो ग्रेविटी सेपरेशनल मेथड यूज़ करते हैं, और टिन ऑक्साइड के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज़ किया जाता है। अब हम आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हमको इसमें ये मेटल ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। मैंने आपको कल रिएक्टिविटी सीरीज़ बताया था, सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव पोटेशियम है, जैसे कि यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, ये पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। ये हाईली रिएक्टिव है, तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, और जो मीडियम वाले हैं उसका रिडक्शन करते हैं। और जो नीचे जो सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव है, जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है, ये नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो रिडक्शन मेथड के लिए कौन, जो मीडियम वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो हाईली रिएक्टिव हैं, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस यूज़ करते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और जो कम मीडियम वाले हैं उसके लिए रिडक्शन मेथड का यूज़ किए जाते हैं। रिडक्शन मेथड में क्या होता है, इसमें रिडक्शन मेथड में हम सबसे पहले उसको ऑक्साइड में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, ऑक्साइड में। ऑक्साइड में पहले चेंज करेंगे, ऑक्साइड में, उसके बाद ही रिडक्शन का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले जो इसमें मैंने आपको दो बताया था, एक तो रोस्टिंग और एक हो गया कैल्सिनेशन। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा, सबसे ज़्यादा पूछने वाली चीज़ ये होती है कि कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन लगता है कि रोस्टिंग में लगता है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, जिंक सल्फेट प्लस ऑक्सीजन को जब हम रोस्टिंग कराते हैं, एक्चुअल में रोस्टिंग क्या होता है, इसको जब हीट करते हैं, जो सल्फाइड ओर्स हैं, और तो कैल्सिनेशन कार्बोनेट में करते हैं, तो जो सल्फाइड ओर्स है उसको जब हम हीट करते हैं तो उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम में, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, इसी जब उसको गर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं, उसी को ही बोला जाता है रोस्टिंग। और जब ऑक्सीजन के एब्सेंट में करते हैं तब उसको बोला जाता है कैल्सिनेशन। जैसे कि आपको दिख रहा है जिंक सल्फाइड, मतलब ये सल्फाइड ओर्स हैं, प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको किए हैं, तो जिंक ऑक्साइड हमको चाहिए ऑक्साइड फॉर्म में,
तो ऑक्साइड मिल गया। इसके अलावा आप कैल्सिनेशन में देखेंगे तो जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट का हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, इससे भी हमको ऑक्साइड चाहिए, ऑक्साइड हमको मिल गया। तो इतना प्रोसेस जो है वो ऑक्साइड में चेंज करने से पहले लगता है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रिडक्शन ऑफ मेटल। मेटल का रिडक्शन कैसे करते हैं, तो इसके लिए रिडक्शन एजेंट का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें उधर क्या मिला था, जिंक ऑक्साइड, तो जिंक चाहे वो कैल्सिनेशन करे चाहे रोस्टिंग करे हमको ऑक्साइड ही मिलता है। अब उस ऑक्साइड को रिडक्शन करने के लिए हम कुछ एजेंट का यूज़ करते हैं उसमें। तो उसी द ऑक्साइड इज हीटेड along with flux in reducing agent, दिस गिव द मेटल इन लिक्विड फॉर्म। उस पहले हम थोड़ा सा गर्म किए थे, अब इसमें क्या करेंगे, जो ये जिंक ऑक्साइड हमको मिला है उसको रिडक्शन एजेंट कार्बन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, ये कौन सा सिंबल है, ये हीट करने का सिंबल है केमिस्ट्री में। तो जिंक मिलता है और CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है। यही क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस हो गया। उसके बाद केमिकल रिडक्शन मेथड के एक हो गया कार्बोनेट रिडक्शन मेथड और केमिकल रिडक्शन मेथड। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है कॉपर सल्फेट लिए हैं, वो आयरन लिए हैं, तो इसके पहले मैंने, अच्छा ये बताओ कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है कि आयरन, है ना। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर में आपको तो सबसे पहले पोटेशियम दिखा, सोडियम दिखा, मैग्नीशियम दिखा, तो वैसे ही आयरन जो है वो पहले आता है और उसके नीचे में कॉपर आता है। तो ये ज़्यादा क्या है, पावरफुल है, तो आयरन इसको क्या कर देगा, इसकी जगह को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। अगर ये आयरन सल्फेट होता और ये कॉपर होता तो ये नहीं कर पाता, क्योंकि कॉपर उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है जितना आयरन है। अब यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि कॉपर हमको मिल गया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब ये जो कॉपर मिला है वो एकदम प्योर थोड़ी ना है, इसमें कुछ और इम्प्योरिटीज अभी भी बचा हुआ है। इसी को ही अब क्या करेंगे, प्योरिफिकेशन के थ्रू हमको प्योर मेटल मिलेगा। इतना आपको समझ आया होगा, है ना। रिडक्शन मेथड के लिए हम सबसे पहले उसको ऑक्साइड में चेंज करते हैं, ऑक्साइड में चेंज करने के लिए उसको कैल्सिनेशन और क्या बोलते हैं, रोस्टिंग करते हैं, उसके बाद रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करने के लिए 2 मेथड पढ़े थे, तो कोक मतलब कार्बन वाला और एक दूसरा डिस्प्लेसमेंट मेथड वाला। उसके बाद देखते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेथड, इसमें फिजिकल मेथड है और एक है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड और एक केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड किसके लिए यूज़ होता है, केमिकल मेथड किसके लिए यूज़ होता है, ये जानना ज़रूरी है ना। तो जैसे टीन और लेड हो गया, टीन और लेड के लिए ये लिक्विफिकेशन यूज़ होता है, और जोन रेफरेंस या इसी को क्रिस्टलाइजेशन वाला होता है, इसमें गोल्ड हो गया, सिल्वर, प्लेटिनम, इसके लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, इसके लिए जोन रिफाइनिंग या क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ किया जाता है, और लिक्विफिकेशन मेथड लेड या टीन के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसको मैं अलग से और क्लास में बता दूंगी, है ना, अगर आप चाहोगे तो। और एक और मेथड बचा है, एक होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में इसमें जो इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, इसके लिए यूज़ इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जैसे कॉपर को प्योर फॉर्म में हमको प्राप्त करना है,
तब हमको ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, केमिकल मेथड, है ना। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब यही है मेटलर्जी आपका। और मेटलर्जी का जो प्योरीफिकेशन वाला है उसको मैं और अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगी। बस इतना इसमें जो MCQ टाइप का क्वेश्चन जो बन सकता है उसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जो आयरन ओर्स होते हैं उसको अगर हमको कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना है तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यूज़ करते हैं। और जो टिन ऑक्साइड है उसके लिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में फैक्ट बता रही हूँ ना। और फ्लोर फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू हम सल्फाइड ओर्स को करते हैं। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में एक कैल्सिनेशन पढ़े थे और एक रोस्टिंग पढ़े थे। रोस्टिंग में क्या करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए रहता है और कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स के लिए रहता है। रोस्टिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन अब्सेंट रहता है। और ये हो गया। और प्योरीफिकेशन में फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड में सल्फाइड ओर्स के लिए रहता है। और जो ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन या जोन रिफाइनिंग के लिए, इसके लिए हम लोग गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इसके लिए यूज़ करते हैं। और लिक्विफिकेशन वाला टीन, लेड के लिए यूज़ करते हैं। इतना आपको ये जो फैक्ट है वही पूछा जाता है एग्ज़ाम में, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो। और बाकी 10th क्लास के लिए और CGPSC मेंस के लिए तो कंप्लीट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू।